5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया न्यूज की टीम अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से बात कर रही है। जनता के मन में क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, साथ ही नेताजी से भी बात करने का सिलसिला जारी है। आखिर चुनाव को लेकर उनकी क्या तैयारी है, और इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला से एक्सक्लूसिव बात की इंडिया न्यूज के एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज मनु ने। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव चरम पर है और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है पूरे देश की निगाह पर बनी हुई है। बीजेपी का करीब 19 साल का कार्यकाल और उसके बाद देश की और केंद्र की सरकारें यहां पर लगी हुई। खुद नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में चेहरा है क्योंकि तमाम पोस्टरों पर उनका चेहरा दिखाई दे रहा है। और देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि मुख्यमंत्री अभी हैं, आगे कौन होगा ये पार्टी तय करेगी। लेकिन इस बीच कांग्रेस की एक शख्सियत भोपाल में, उन्होंने तमाम सारे सवाल भी उठाए और उन सवालों के जरिए चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, जवाब मांगा जा रहा है, हिसाब मांगा जा रहा है। और वो कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रणदीप जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको, आपके दर्शकों को दीपावली की एडवांस में बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। रणदीप जी, आप अगर हैं मध्य प्रदेश में, आप अगर हैं भोपाल में, पूरे प्रदेश की रणनीति बना रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है? कारण आपने बता दिया। मध्य प्रदेश में 18.5 साल के भाजपाई कुशासन के बाद भाजपा ऐसे राजनीतिक दिवालियेपन का शिकार है कि उनके पास चेहरा ही नहीं। आप मुझे बताइए, मोदी जी क्या मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री रहेंगे? वो तो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं है। उन्होंने सारे चेहरों को खारिज कर दिया। कारण ये है कि भाजपा को ये मालूम चल गया कि शिवराज सिंह चौहान पिटे हुए मोहरे हैं और बाकी सब भी, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हों, वो नरेंद्र तोमर हों, वो XYZ हों, वो सब पिट गए हैं। इसलिए वो कह रहे मैं चेहरा हूं। भैया, आपको प्रधानमंत्री रहना है कि आपको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना है, पहले तो ये बताएं। दूसरी तरफ कांग्रेस में चेहरा साफ है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीमान कमलनाथ जी। वो हमारे पूरे कैंपेन का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए हमारा तो स्लोगन भी है, बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ फिर कमलनाथ। तो अच्छा, मतलब ये तय है कि मुख्यमंत्री वही होंगे सरकार आने पर। तो देखिए कितनी साफ गोई से हमारा नेतृत्व है जी। तो कांग्रेस का नेतृत्व साफ है, परंतु भाजपा में कौन चेहरा है उन्हें मालूम नहीं। एक सवाल मेरा है, क्योंकि 2018 के चुनाव में भी मैंने आपको देखा, उस वक्त जोड़ी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब नहीं है, क्या इसका कोई असर पड़ रहा है? मुझे लगता है कि कांग्रेस को उसका फायदा हो रहा है। कैसे? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी से विश्वासघात किया, प्रजातंत्र को मंडी में बोली लगाकर बेच दिया, उससे मध्य प्रदेश में जो उनका रुतबा था वो पूरी तरह से धूमिल हो गया है। पर ये उनकी राजनीति है, हम उसमें क्यों पड़े। अब वो चले गए, वो भाजपा में है। पर लोग कभी भी और तो भाजपा के लोग ही उन्हें मंच पर बिठाकर कोई विभीषण कहता है, कोई डिफेक्टर कहता है, कोई कुछ कहता है। यहाँ जो सम्मान था वो सम्मान नहीं है। न उनके उम्मीदवारों को टिकट मिली, न उनका अब रुतबा भाजपा में रहा। कांग्रेस पार्टी में हमारी निष्ठा, हमारी नीति, हमारी नीयत, हमारा रास्ता, हमारा नेतृत्व साफ है। और इसीलिए देखिए, माननीय कमलनाथ जी हों या दिग्विजय सिंह जी हों, पर आपने तो 2 की ही चर्चा की, मैं 100 और की चर्चा करूंगा। कांग्रेस के पास जो नए चेहरे उभरे जी। कांग्रेस में अरुण यादव हैं, सुरेश पचौरी हैं, विवेक तनखा हैं, बहुत यंग में देखें कमलेश्वर पटेल हैं, जीतू पटवारी हैं, ओमकार मरकम हैं, विजय लक्ष्मी साधो हैं, उमंग सिंगार हैं। मैं गिनता जाऊंगा तो ये मंत्रिमंडल का नाम तो नहीं बता रहे आप? जी नहीं, ये कांग्रेस का वो अगली पीढ़ी का नेतृत्व है जो कांग्रेस ने इन 4 साल के अंदर, जब भाजपा विधायकों की मंडी लगाकर बोली में विधायक खरीद रही थी सब्जी के भाव,
तो हम एक नए नेतृत्व को मध्य प्रदेश में तैयार कर रहे थे। तो इसलिए कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बाद भी हमारे पास एक पूरी लाइन का नेतृत्व खड़ा है। आपने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया। हमने देखा कि बिजली बिल की बात हुई, सिलेंडर की बात हुई, महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात कमलनाथ कर रहे हैं, इसके साथ साथ शिक्षा फ्री करने की बात कर रहे हैं। ये सारी योजनाएं करीब करीब बीजेपी कर चुकी है और यहाँ तक कि बीजेपी दे भी रही है लाडली बहना के तौर पर। आपको लगता है कि एक सरकार दे रही है और एक देने का वादा कर रही है, क्या अंतर? देखिए, अंतर ईमानदारी का है, अंतर नियत का है। 18.5 साल से बीजेपी सत्ता में है। क्या 18.5 साल में उन्होंने गैस सिलेंडर 500 रुपए का किया? आज मैं आपके चैनल पे पूछता हूँ। 410 का गैस सिलेंडर जो कांग्रेस छोड़कर गई थी साल 2004 में, वो 1200 रुपए का कर दिया। चुनाव आया, मोदी जी को देखा कि इस बार फिर हार रहे हैं, तो उन्होंने उसकी 200 रुपए 150 रुपया कीमत घटा दी और यहाँ चुनाव से 1 महीने पहले कहा 15,000 करोड़ का कर्ज लेके 1 महीने के लिए सिलेंडर देंगे। तो 18.5 साल की बेरुखी, बेवफाई और बेईमानी 1 महीने में तो मिट नहीं जाएगी। ये मंशा और ईमानदारी का अंतर है। इसके विपरीत अगर कर्नाटक में कांग्रेस ने वादा किया था 2,000 रुपया देने का, तो आपका चैनल गवाह है 1,25,00,000 महिलाओं को पिछले महीने की 30 तारीख से 2,000 रुपया जाना शुरू हो गया। चुनाव तो 5 साल बाद आएंगे। लेकिन ये है हमारा सामाजिक सुरक्षा। रणदीप जी, सबसे बड़ी परेशानी की बात है, अभी अगर मध्य प्रदेश के बजट को देखा जाए तो 80% बजट का वेतन, भत्ते और तमाम सारी चीजों में खर्च हो जाता है। मध्य प्रदेश की सरकार को, अभी सरकार को कर्जा लेना पड़ रहा है वेतन बांटने के लिए। यहाँ तक कि जो लाडली लक्ष्मी के लिए जो योजना की है, उसका पैसा देने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। अब सरकार किसी की भी आए, चाहे वो बीजेपी की आए या कांग्रेस की आए, कैसे चलेगा? सवाल के लिए साधुवाद। तो मेरा पहला सवाल मोदी जी से और शिवराज जी से है, अब कर्जा लेकर लॉलीपॉप क्यों बांट रहे हैं? आपको भी बांटना पड़ेगा। नहीं, मैं आऊंगा ना, मैं जवाब दूंगा। हाँ। पहला तो मेरा यही सवाल है। जब उन्हें मालूम है तो वो बेवकूफ बना रहे हैं ना मध्य प्रदेश के 5,45,00,000 बहादुर मतदाताओं का और 8.5 करोड़ लोगों का। हम ये नहीं करेंगे। देखिए, बड़ा सीधा है अनु भाई, यहाँ पर 50% कमीशन की सरकार है हर चीज के अंदर। आप यहाँ से बाहर निकलिए, गढ़ों के अंदर सड़क है, हर चीज की यही हालत है। पूरा भोपाल शहर उखाड़ कर फेंक रखा है, हर शहर की यही हालत है। आप 50% कमीशन बंद कर दीजिए, जो कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी ने कहा है। पैसा ही पैसा है। और जब कांग्रेस आएगी, देखिए आज मध्य प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति देश में सबसे बेहतर है। आप केंद्र बिंदु हैं देश के, परंतु मध्य प्रदेश में कोई उद्योग क्यों नहीं लगाता? लॉजिस्टिक्स हब क्यों नहीं लगाता? वेयर हाउसेज और स्टोरेज सिस्टम क्यों नहीं लगाता? क्योंकि भ्रष्टाचार है। इतनी सारी इन्वेस्टर मीट में लाखों करोड़ के एमओयू हुए, कहाँ है फिर वो पैसा? 18.5 साल में उन लाखों करोड़ में से 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया तो आना चाहिए। क्या जमीन पर कहीं आपको धरातल पर कुछ दिखता है? रणदीप जी, आपने आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि 2018 में मैं देख रहा था जितने भी मंच थे कांग्रेस के, जहां पर बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी, उसमें यह कहा गया था कि 15 साल की बीजेपी की सरकार में अपार भ्रष्टाचार है और हम इस भ्रष्टाचार की जांच कराएंगे। मध्य प्रदेश की जनता ने आपकी सरकार बना दी। मध्य प्रदेश की जनता 15 महीने तक इंतजार करती रही। कहा तो गया, लेकिन पूरा नहीं किया गया। एक भी मंत्री के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला नहीं मिला, भ्रष्टाचार को लेकर जांच नहीं हुई, एक भी आदमी जेल नहीं गया। मैं बड़ा खुश हूं कि आपने ये सवाल पूछा। वो सरकार 15 महीने नहीं, 11.25 महीने की थी, क्योंकि 4.5 महीने तो कोड ऑफ कंडक्ट में थे। उन 11.25 महीने में जैसे ही हमने पहले अपनी पॉजिटिव स्कीम्स लागू की और जैसे ही हम भ्रष्टाचार की ओर गए, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और कई लोगों को पकड़ा और वो सरकार जबरन गिरा दी। मैंडेट हमारे पास था, मैंडेट भाजपा को नहीं मिला था। वो एक नाजायज सरकार चला रहे हैं, प्रजातंत्र का चीरहरण करके। 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों का भविष्य 23 भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से भाजपा सरकार ने, शिवराज सरकार ने व्यापम में बेच दिया। उसकी भी तो जांच नहीं हुई। हो गई, मैं कह रहा हूं होगी जांच। डीमैट घोटाला हुआ, एमबीबीएस और डेंटल की सारी सीटें बेच दी जो गरीब के बेटा या बेटी को मिलनी चाहिए थी। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि ये इतना बड़ा घोटाला है, शायद हम भी जांच नहीं कर सकते।
और कई पत्रकार तो उसकी आंकलन 10,000 करोड़ का घोटाला कहते हैं। 695 फर्जी नर्सिंग कॉलेज पाए गए। 2 हफ्ते पहले ही मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने कहा कि ये जहर घोल रही है शिवराज सरकार यहाँ की सोसाइटी के अंदर। पटवारी की नौकरियां 15-15 लाख में बेची गई। इसी प्रकार से जो इनका चयन मंडल है उसकी कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और पटवारी परीक्षाएं जो हैं वो सारी की सारी बेच डाली गई। और जो टॉपर हैं वो कहां से होते हैं? वो या तो भाजपा के मंत्रियों के बेटे के कॉलेज से या भाजपा के विधायकों के कॉलेज से। तो ये जो बच्चों का भविष्य बेचा है, आप क्या समझते हैं कि दोषी बच जाएंगे? नहीं। व्यापम और जो मंडल है, जो भर्ती मंडल है, उसकी भी और शिवराज सिंह चौहान सहित सब सफेद पोशों और अधिकारियों की जांच लेकिन होगी। जड़ तो ब्यूरोक्रेसी होती है। आज जो अधिकारी वहां हैं, कल वो अधिकारी आपके यहाँ दिखाई देंगे। पिछली सरकार में जब कांग्रेस की आई थी तब भी कुछ अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय में इधर थे, वो यहाँ पर मौजूद थे और इसको लेकर हताशा देखी गई थी कांग्रेस में। हम प्रतिशोध की राजनीति नहीं करेंगे जी, जैसे मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान करते हैं। हम प्रतिशोध बदले की राजनीति नहीं करेंगे। अधिकारी को तो सरकार में काम करना है, अधिकारी से काम लेने वाला। देखिए, घोड़े को कितना भी अच्छा हो, घोड़ा चाहे अरबी भी हो, घोड़े का जो सवार है ना, घुड़सवार, वो निर्धारित करता है कि घोड़े की स्पीड क्या होगी। हमारा जो घुड़सवार है माननीय कमलनाथ जी, उन्हें ये मालूम है कि घोड़े की सवारी कैसे होती है। एक चीज और है, क्योंकि लगातार बीजेपी ये कह रही थी कि ये सत्ता पाने के लिए लड़ाई झगड़ा चल रहा है। एक कपड़ा फाड़ राजनीति शुरू हुई थी, आपने कहा था, आपने सुना भी होगा कि कोई प्रत्याशी नाराज थे, जैसे वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट नहीं मिल पाया। कमलनाथ जी ने कहा मैं क्या करूं, जाइए दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। सरकार आई नहीं और कपड़े फटने शुरू हो गए। देखिए, हमारे यहाँ तो सर फुटव्वल, जूतम पजार, भेदभाव, डिफरेंसेस हैं, पर वो कहाँ है? वो भाजपा में है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक प्लान बनाई। उस प्लान का नाम है हम तो डूबेंगे सनम, सबको साथ लेकर डूबेंगे जी। और उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को समझा दिया हाँ। कि आप नरेंद्र तोमर को चुनाव लड़वाओ। हाँ। अब नरेंद्र तोमर 1 हफ्ते तो कमरे से बाहर नहीं आए और 11 दिन विधानसभा में नहीं गए। हाँ। इतने नाराज थे। कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव लड़ाओ, वो सामने आकर कहते रहे भैया हमें तो मालूम भी नहीं था, हमें तो जबरदस्ती कर रहे हैं, हमें तो कोई चुनाव लड़ना नहीं। फगन सिंह कुलस्ते को लड़ाओ, प्रहलाद पटेल को लड़ाओ, राकेश सिंह है, गणेश सिंह है, को तमाम लड़ाओ, लोग हैं। सबको निपटा दो, क्योंकि उन्हें मालूम है वो हार रहे हैं, तो सबको निपटा जाओ, कोई कॉम्पिटिटर बचे ही ना। यहाँ तो जय वीरू की जोड़ी है, मैंने कई बार कहा है। और शोले की ये जय वीरू तो क्या की मध्य जोड़ी- प्रदेश रामगढ़ बनेगा? नहीं, ये रामगढ़ तो बना रखा है भाजपा ने। अच्छा। शोले की जय वीरू की ये जोड़ी मध्य प्रदेश को भाजपा की गब्बर सिंह सरकार से और गब्बर सिंह गैंग से छुटकारा दिलवाएगी। ये हमने निर्णय किया हुआ है। आपने जोड़ी की बात कही और अभी देश की भी राजनीति, क्योंकि ये सेमीफाइनल कहा जा रहा है, उसके बाद 2024 में फाइनल है, उसको लेकर एक गठबंधन आपने बनाया, इंडिया गठबंधन। उसकी एकता सबने देखी, वो बिहार से शुरू हुई और फिर दूसरे राज्यों तक गई। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकता की बात करते करते अचानक से उसी गठबंधन के मजबूत साथियों के बयान निकल कर आ गए? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस को कोई मतलब ही नहीं है, अखिलेश ने भी यही कहा कि कांग्रेस और बीजेपी एक जैसी है। तो जब ये गठबंधन हो रही है, एकता हो रही है, उसमें अगर इस तरह के बयान निकल रहे हैं और आपके मजबूत साथी ही अपने आप को ठगा सा महसूस कह रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस ठग रही है, तो कैसे? देखिए, समाजवादी पार्टी यहाँ X नंबर ऑफ सीट्स चाहती थी। वो हमारे वैचारिक तौर से हम और समाजवादी पार्टी देश की नीतियों को लेकर एक ही साथ खड़े हैं, आज भी एक साथ खड़े हैं। हम उनको वो सीट्स उस संख्या में नहीं दे पाए, जिससे यहाँ गठबंधन नहीं हो पाया। सामने है, मुझे लगता है बड़े भाई के तौर पर कहीं ना कहीं हमारी कमी है। मैं समाजवादी पार्टी को ये कहता हूँ, आपके चैनल पर ये स्वीकारता हूँ, हमारी कमी रही। परंतु एक छोटी लड़ाई में प्रांत की अगर हम इकट्ठे नहीं हो पाए तो हमारा विचार अलग अलग है। 2 भाई हैं, उनके 2 खेत होते हैं ना। नहीं, उन्होंने भी कह दिया कि 65 सीटों पर अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़ेगी, वो समझौता नहीं करेगी। अब आप क्या करेंगे? अब देखिए, ऐसा है, कई बातें आवेश में कही जाती हैं, गुस्से में, वो हर बात वो नहीं होती जैसे वो कही जाती है। मैं आपको जो कह रहा हूँ वो एक बिल्कुल भिन्न बात है। एक घर में 2 भाई हैं, उनके 2 खेत हैं, तो खेती तो अलग अलग भी कर लेते हैं ना, कभी इकट्ठी भी कर लेते हैं, कभी अलग भी कर लेते हैं, पर उससे उनका भाईचारा तो नहीं खत्म हो गया। तो हमारा डीएनए और भाईचारा लगभग एक है।
और हम देश में बेरोजगारी के मुद्दों पर, भाजपा के भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, भाजपा निर्मित महंगाई के मुद्दों पर, भाजपा द्वारा फैलाई जा रही नफरत की राजनीति के मुद्दों पर, राष्ट्र निर्माण के मुद्दे पर हम सब एक है। कहीं कहीं डिफरेंस भी होगा। जिस घर में, भैया आप तो मानते हैं, जिस घर में बर्तन होंगे कभी कभी वो बर्तन खड़केंगे, आवाज होगी। जिनके घर में होगा ही कुछ नहीं, वहां डिक्टेटरशिप होगी मोदी जी और अमित शाह की। आपने धान खरीदी की बात की, छत्तीसगढ़ में एक संकेत दिया, मध्य प्रदेश में भी आप संकेत दे रहे हैं धान खरीदी को लेकर। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि साहब हम धान खरीद रहे हैं और ईडी धान बो रहा है। तो ये जो नया समीकरण है जिसमें आरोप प्रत्यारोप का जिक्र करा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि साहब कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने महादेव तक को नहीं छोड़ा है, उनके नाम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है करप्शन में। देखिए, महाकाल का सबसे बड़ा घोटाला तो यही मध्य प्रदेश में हुआ, पर मोदी जी काला चश्मा पहन लेते हैं, उन्हें नजर नहीं आता। महाकाल की मूर्तियां किस प्रकार से रिश्वत की आड़ में उन्होंने चढ़ाकर कैसे गिरी हवा से, ये तो आपके चैनल ने दिखाया। आज भी कोई भी गूगल करे आपका दर्शक, तो महाकाल का भ्रष्टाचार, जो भाजपा ने अखंड भ्रष्टाचार किया, वो सामने है। उसको तो बात किसी से छुपी नहीं, पर उन्हें महाकाल की रिश्वत क्यों नजर नहीं आती, ये तो वो बताएंगे। मैं तो कैसे बता सकता हूँ, मुझसे तो उम्र में बड़े हैं, दर्जे में बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। और जहां तक सवाल है छत्तीसगढ़ का, सबसे ईमानदार और बेहतरीन काम अगर किसी ने किसान और गरीब के लिए किया तो वो भूपेश बघेल जी ने करके दिखाया। उस मुख्यमंत्री को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की खींच उनके टारगेट करने का कारण है। वो खींच क्यों है? क्योंकि भाजपा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव हार रही है, इसलिए उस खींच के आपने राजस्थान छोड़ दिया। अभी मैं आऊंगा, क्योंकि यहाँ ये खींच यहाँ है पहले। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वो चुनाव हार रही है। अभी तो मैं तेलंगाना का भी बताऊंगा, मिजोरम का भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ वो चुनाव हार रहे हैं बुरी तरह से, तो वो खींच मिटा रहे हैं। तो कभी भूपेश बघेल जी को टारगेट करते हैं, कभी वो यहाँ अभी आने वाली है ईडी। मैं आज ही आपके चैनल पे बता रहा हूँ, 3-4 दिन में यहाँ भी आ रही है। इनकम टैक्स के अधिकारी आ चुके हैं, यहाँ भी आने वाली, ईडी भी आने वाली है। तो छापा किसके यहाँ पड़ने वाला है? ये तो मोदी जी बताएंगे, जिसको मोदी जी कहेंगे या शिवराज कहेंगे उनको छापा पड़ेगा। हम डरने वाले नहीं है। ऐसे ही दोतासरा जी हमारे राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं, वो एक किसान है, उनके घर पे छापा मारने का ईडी का क्या मतलब है? ऐसे ही आप वैभव गहलोत को क्यों बुला रहे हैं? इसी प्रकार से आपने तेलंगाना में शुरू किया हुआ है। तो वो जो भाजपा की खींच है हार की, वो मिटाने के लिए आप अगर सरकार में आ गए, आप अगर, क्योंकि आपने सीधा सीधा आरोप लगाया कि ये जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो इस तरह की एक्टिविटी कर रही हैं, सरकार के हाथों में खेल रही हैं। पहले बीजेपी कहती थी कि साहब सीबीआई पिंजरे का तोता है। अब अगर सत्ता में आए तो क्या इस तरह की एक्टिविटी को लेकर करेंगे? देखिए, केंद्र में जिस दिन सरकार आएगी, पीएमएलए के कानून जो को हम खत्म करेंगे। अच्छा, मौजूदा पर, क्योंकि इस पीएमएलए के कानून होना चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून होना चाहिए, पर उसकी आड़ में आप केवल और केवल राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को या जो भाजपा को पैसा ना दे उनको निशाना बनाते रहें, ये गलत है। पुलिस को जज के अख्तियार नहीं दे सकते, फिर प्रजातंत्र नहीं बचेगा। जज का अख्तियार जज के पास हो, पुलिस का अख्तियार पुलिस के पास हो। पुलिस के सामने दिए गए बयान अगर आपकी कन्विक्शन का आधार बन जाए तो उस कानून का दुरुपयोग होने लगेगा। जब ये कानून बना, शायद उस समय ये मालूम नहीं था कि कभी अमित शाह जी और मोदी जी जैसे शासक इस देश में होंगे जो ईडी और इनकम टैक्स को इलेक्शन डिपार्टमेंट और बीजेपी की तरह यूज करेंगे। पर अब सबको ये मालूम चल गया है, तो और सेफ गार्ड्स पैदा करने की जरूरत है। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से, जिस रास्ते पर बीजेपी बहुत पहले से है, कांग्रेस को भी लगता है कि थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी चिन्हित करके उन मुद्दों के जरिए कांग्रेस को घेर रही है। कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ है। राहुल गांधी की धार्मिक यात्रा, और धार्मिक यात्रा के जरिए एक संकेत ये कहता है, क्या इसकी जरूरत है भारतीय राजनीति में? पूरा देश ये जानता है और पूरी दुनिया के राहुल जी वो भगवान शिव के भक्त हैं। वो कैलाश मानसरोवर गए तब भी ऐसे ही उल जलूल सवाल भाजपा ने उठाए थे। आज वो अगर केदार बाबा गए हैं और वो 2 दिन वहाँ एकाग्र मन से आराधना के लिए गए हैं और
ना केवल इन सारे मुल्क बल्कि इन सारे प्रदेशों की खुशहाली की मन्नत भी मांगने गए हैं, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वो कहते कौन हैं कि साहब रोक रहा है? कांग्रेस आप भी यू चले टर्न जाओ। मार रही है। नहीं, आप भी चले जाओ, आपको कौन रोक रहा है? अब सवाल ये है, ना शिव और ना भगवान राम, बम बम भोले और भगवान श्री राम, ये इष्ट देवता हैं, ये आस्था है, ये प्रेम है, ये त्याग है, ये बलिदान है। भगवान श्री राम या बम बम भोले भोले शंकर कभी भी नफरत के लिए इनका नाम नहीं लिया जा सकता, क्योंकि नफरत को मिटाने वाले और मर्यादाओं की अनुपालना में अपना सब कुछ त्याग देने वाले ही तो श्री राम कहलाए। एक चीज है, हाल के रणनीति परिवर्तन हुआ है, तू डाल डाल मैं पात पात। लोगों का ये कहना था, तमाम राजनीतिक पंडितों का कहना था कि साहब बीजेपी का जो एक मुद्दा है धर्म, हिंदुत्व, इसकी काट जातिगत जनगणना है, और कांग्रेस ने ये मांग उठाई है क्योंकि उसी को ये मुद्दा काट सकता है। मैं ऐसा नहीं मानता, पर आपका सवाल बहुत गहरा है, मैं उसका एक क्षण लेके जवाब जरूर दूंगा। धर्म क्या है, क्या भाजपाइयों को ये मालूम भी है? आज मैं आपके चैनल पर आपके दर्शकों के समक्ष कहूंगा, धर्म जो है वो आस्था है, धर्म वात्सल्य है, धर्म प्रेम है, धर्म सदाचार है, धर्म मान्यता है, धर्म आदर्श है, धर्म नीति है, धर्म साफ नियत है। तो धर्म हिंदुत्व नहीं है, और अगर बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है तो माफ कांग्रेस की कीजिए। तरफ से स्वर क्यों निकलते हैं विरोध के? माफ कीजिए, हिंदुइज्म और हिंदू धर्म को अगर आप बांटने की चीज बना दें तो ये सबसे बड़ा अन्याय उन मान्यताओं के साथ है जो सदियों से चली आ रही हैं। अब आ जाइए जातिगत जनगणना पर। जी, कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने जातिगत जनगणना की बात क्यों रखी? हमने ये निर्णय, आप याद करिए, 2010 में संसद के पटल पर किया था। जी, बाकायदा बहस हुई, हर राजनीतिक दल ने अपनी राय रखी और कांग्रेस ने निर्णय किया हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। उसकी रिपोर्ट आई अप्रैल 2014 में, तब तक हमारी सरकार चली गई। मोदी जी ने 9 साल से वो जारी नहीं की। जातिगत जनगणना में अगर ये पता चल जाए कि मध्य प्रदेश में 55% लोग ओबीसी वर्ग से हैं और उनको बजट में उनका अधिकार दे दिया जाए, तो क्या ये पाप है? 21%, 22% आदिवासी हमारे भाई बहन मध्य प्रदेश में हैं, 16, 17, 18, 19% दलित भाई बहन हैं। तो अगर उनको फिर ये मांग दलितों उठने को, लगेगी ना, OBC को- जिसकी जितनी जाति उसको उतना आरक्षण। नहीं, तो एक